तो क्या है उत्क्रमणीय अभिक्रिया? रिवर्सिबल रिएक्शन। तो डेफिनेशन लिखते हैं, वो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया जो समान परिस्थितियों में, समान परिस्थितियों से मतलब हो गया ना तो रिएक्शन का हम टेम्परेचर बढ़ाएं ना घटाएं, ना ही अब उसमें उत्पाद अभिकारक पदार्थ हम डालें या निकालें, सेम एज इट इज जो परिस्थिति एक बार हमने रख दिया, टेम्परेचर जो रख दिया है, कंसंट्रेशन जो रख दिया, वो सब फिक्स रहना चाहिए, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में, दोनों दिशाओं में समान रूप से, एक समान वेग से, समान रूप से होती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। और इन अभिक्रियाओं के मध्य में हाफ एरो, रिवर्स का चिन्ह हम लगाते हैं। चलिए पूरा लिखते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं और इन क्रियाओं में, इन क्रियाओं में अभिकारक व उत्पाद के बीच क्या लगाते हैं, इस तरह से हाफ एरो का चिन्ह लगाते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन का चिन्ह लगाते हैं। ये रिवर्सिबल रिएक्शन का चिन्ह कहलाता है, हाफ एरो। तो दो डायरेक्शन शो कर रहे हैं। यहाँ पर जो हाफ तीर आगे की तरफ है वो कहलाती है अग्र अभिक्रिया, जो बैक साइड में है वो पश्च अभिक्रिया। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए एग्जांपल से समझ में आएगा। हाइड्रोजन है और आयोडीन है, ये रिएक्शन करती हैं और बना देते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, तो पहला रिएक्शन हो रहा, इसमें अभिकारक पदार्थ हो गए हमारे हाइड्रोजन और आयोडीन, और जो उत्पाद है वो है हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये अग्र दिशा में इस तरह से रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। जैसे ही हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, इसका कुछ भाग डिकम्पोज होना, वापस पुनः अपघटित होना शुरू हो जाता है और फिर से बना देता है हाइड्रोजन और आयोडीन। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है वो दोनों ही दिशाओं में होती रहती है। ये अभिकारक उत्पाद बना देते हैं, उत्पाद फिर से डिकम्पोज होकर के अभिकारक पदार्थ दे देते हैं। तो जो अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया दोनों दिशाओं में समान रूप से होती है, उसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो रिएक्शंस हो रहे हैं, इसको बाइफर्केशन हम कर देते हैं। पहले रिएक्शन में हुआ हमारा हाइड्रोजन और आयोडीन, इन्होंने मिक्स किया, रिएक्शन करी और बना दिया हाइड्रोजन आयोडाइड, पहली रिएक्शन। ठीक है ना। इस समय ये हमारे अभिकारक हुए हाइड्रोजन और आयोडीन, और HI हमारे लिए अब यहाँ पर क्या है, अभी उत्पाद। ठीक, दूसरा बैक रिएक्शन को अगर हम देखें, इसको हम कहेंगे कि कौन सी अभिक्रिया हो गई है, ये हो गई हमारी अग्र अभिक्रिया, फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब पीछे कौन सी रिएक्शन हो रही है वो भी देखते हैं। सेकंड रिएक्शन में हो रहा है कि जो हमारा HI है वो डिकम्पोज हो रहा है हाइड्रोजन और आयोडीन में। इस समय हमारा जो अभिकारक है वो HI बन चुका है। देखिए पलट गया, जो पहले उत्पाद था वो अब हमारा अभिकारक हो गया, और हाइड्रोजन और आयोडीन ये होगा हमारे
उत्पाद। ये रिएक्शन हो रही है बैक डायरेक्शन में, पश्च अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जो अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में समान रूप से होती है, रिवर्सल रिएक्शन या उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। तो ये रिएक्शन कभी भी पूर्ण नहीं होती है, कंटिन्यू चलती रहेगी। अभिकारक से उत्पाद बनेगा, उत्पाद फिर से डिकम्पोज होकर के अभिकारक देगा। तो ये रिएक्शन कभी पूर्ण नहीं होती, कंटिन्यू ये चलती रहती हैं। इनको अगर रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, बैक रिएक्शन को हमें रोकना पड़ता है। और बैक रिएक्शन कैसे रोकेगी कि जो कुछ प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम क्रिया क्षेत्र से हटा दें, लगातार हटाते रहें, तो बैक रिएक्शन यह बंद हो जाती है। फिर केवल एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन होती रहेगी और तब वो रिएक्शन हो जाएगी हमारी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है। चलिए इसका एक दूसरा एग्जांपल और देखते हैं। ये तो पहला नंबर का एग्जांपल था हमारा हाइड्रोजन और आयोडीन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे PCl5 है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5। इसको अगर हम गर्म करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन इसका होता है, गर्म कर दिया जाए तो ये टूट जाता है PCl3 और Cl2 में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बन गया और साथ में क्लोरीन बनी हुई है। ठीक है, एक डायरेक्शन में ये रिएक्शन हो रही है। जैसे ही रिएक्शन में PCl3 और Cl2 बना, इनमें वापस अपने आप में रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं और फिर से PCl5 बनाना शुरू कर देते हैं। तो यानी यहाँ भी ये रिएक्शन बोथ डायरेक्शन में हो रही है, दोनों डायरेक्शन में हो रही है। फर्स्ट डायरेक्शन में है कि PCl5 डिकम्पोज हो रहा है, PCl3 और Cl2 दे रहा है, और दूसरे डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि PCl3 और Cl2 जोड़ करके फिर से हमारे PCl5 दे रहे हैं। तो ये रिएक्शन को भी दो स्टेप में अगर हम समझाना चाहें तो देखो क्या क्या है। PCl5 ये डिकम्पोज हुआ, दिया PCl3 और Cl2, ये हो गई हमारी अग्र अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया। और बैक साइड में अगर हम आते हैं तो हमारा जो PCl3 है और PCl2 ये जो बना था उत्पाद, वो अब अभिकारक का वर्क करेगा और अब ये दे देगा हमारा PCl5, यानी कि अब हमारा प्रोडक्ट हो गया है यहाँ पर PCl5 बैक रिएक्शन के लिए। इसको हम कहेंगे पाश्च अभिक्रिया। और दोनों रिएक्शन एक साथ चलती हैं, एक साथ ही कंप्लीट होती हैं। तो इसको हम लिखते हैं इस तरह से, PCl5 रिवर्स रिएक्शन का साइन PCl3 प्लस Cl2। तो ये दो एग्जांपल हो गए हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो क्या थी उत्क्रमणीय अभिक्रिया? वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में समान रूप से होती है और कभी भी पूर्ण नहीं होती है, ऐसी अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्स हो रही, वापस भी हो रही रिएक्शन। और इन अभिक्रियाओं के बीच में, अभिकारक और उत्पाद के बीच में हम जो है रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन लगाते हैं। ठीक है ना। चलिए एक आध एग्जांपल और देखते हैं। इसको रख करते हैं। ठीक है, चलिए आइए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, एसिटिक एसिड है C3COOH, ये वीक एसिड होता है। ये डिकम्पोज करके हमें देता है एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन। जैसे ही ये डिकम्पोज हुआ और एसीटेट आयन हाइड्रोजन आयन दिए, ये आयन फिर से रिकम्बाइन होकर रिएक्शन करके देने लगते हैं हमें एसिटिक एसिड। क्या है ये? एसिटिक अम्ल। ये कहलाता है एसीटेट आयन।
और ये हाइड्रोजन आयन। तो ये भी एसिटिक एसिड का जो डिकम्पोजिशन है ये भी एक रिवर्सल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, दोनों दिशाओं में समान रूप से होता है, ये कभी भी कंप्लीट आयनाइज नहीं होता है। जितना आयनाइज हुआ आयनों ने फिर से रिएक्शन किया और फिर से हमारा एसिटिक एसिड मिल गया, यानी कि ये कभी कंप्लीट आयनाइज नहीं होता है। तो इस प्रकार के एसिड हमारे कहलाते हैं दुर्बल एसिड, दुर्बल अम्ल, वीक एसिड। इसी तरह से बेस है, अगर जो बेस दोनों डायरेक्शन में हो रहे हों उनको हम कहेंगे वीक बेस, है ना। तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे एसिटिक एसिड है, ये रिएक्शन कर रहा है इथाइल अल्कोहल से, C2H5OH। ये एसिटिक अम्ल हो गया और ये है एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। एथेनॉल क्यों कहते हैं? ये आईपीसी नेम से आया है इसका नाम, है ना। C2H5 ये एथेन से लिया गया है, तो एथेन और सफिक्स OH के लिए जोड़ा जाता है ऑल। तो आईपीसी लेंगे जो कंप्लीट वहां एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो चलिए तो देखते हैं तो क्या हुआ, एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल में रिएक्शन होती है, ये बनता है CH3COO C2H5 प्लस H2O, एथिल एसीटेट, एस्टर बनता है इसको, एथिल एसीटेट एस्टर है। अब जैसे ही एथिल एसीटेट बना और वाटर ये कंबाइंड होंगे और फिर से बना देंगे हमारा एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल। ये भी रिवर्सल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में समान रूप से होती है। तो एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल यहाँ पर हो गए अभिकारक पदार्थ पहले स्टेप में, और एथिल एसीटेट और वाटर जो है हमारा प्रोडक्ट हो गया अग्र दिशा में। ठीक है, पश्चिम दिशा में ये है हमारा अग्र डायरेक्शन और ये हमारी है पश्चिम डायरेक्शन। तो बैक डायरेक्शन में, फर्स्ट डायरेक्शन में एथिल एसीटेट और जल ये रिएक्ट कर रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि एथिल एसीटेट का जल अपघटन हो जा रहा है और दे रहे हैं ये एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल। तो ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्क्रमणीय अभिक्रिया के हमने 4 एग्जाम्पल देख लिए। ठीक है ना। अब धीरे धीरे बढ़ेंगे हम अभिक्रिया की साम्यावस्था क्या होती है। अभिक्रिया की व्यवस्था जब अग्र क्रिया और पश्च क्रिया यानी विपरीत क्रिया दोनों के वेग समान हो जाते हैं, अभिक्रिया की साम्यावस्था कहलाती है। तो क्या था, डेफिनेशन देखते हैं कि अभिक्रिया की वह अवस्था जब अभिक्रिया एवं पश्च क्रिया यानी विपरीत क्रिया के वेग समान हो जाते हैं, अभिक्रिया की साम्यावस्था या रासायनिक साम्यावस्था कहलाती है। अभिक्रिया की साम्यावस्था कैसे कम कर दें, रासायनिक साम्यावस्था कहलाती है। क्या मतलब हुआ कि अग्र क्रिया और पश्च क्रिया का वेग समान, मतलब ये हुआ कि इस अवस्था में यानी कि जब अभिकारक पदार्थ जिस दर से रिएक्शन करके उत्पाद बनाए, उत्पाद भी उसी दर से रिएक्शन करके फिर से अभिकारक पदार्थ दे देते हैं, तो उसको हम अभिक्रिया की साम्यावस्था या रासायनिक साम्यावस्था केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अर्थात
अभिक्रिया की वह अवस्था, तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों डेफिनेशन में से एक दिया। अभिक्रिया की वह अवस्था जब जिस दर से अभिकारक पदार्थ क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद भी उसी दर से पुनः अभिकारक पदार्थ देते हैं। अभिक्रिया की साम्यावस्था या रासायनिक साम्यावस्था कहलाती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। हाइड्रोजन और आयोडीन ये रिएक्शन कर रहे हैं और बना रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अग्र दिशा में हम देखना है कि हाइड्रोजन और आयोडीन यानी कि क्रिया से पहले ये तो बना ही नहीं है, केवल प्रोडक्ट हमने लिया हुआ है, सॉरी अभिकारक हमने लिए हुआ रिएक्टेंट, क्या, हाइड्रोजन और आयोडीन। तो ये रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करते ही हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन आयोडाइड बना, इसका कुछ भाग फिर से डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, ये वापस टूटना शुरू हो जाएगा हाइड्रोजन और आयोडीन में। तो देखिए अग्र क्रिया और पश्च क्रिया, शुरू में क्या था, प्रोडक्ट हमारा था नहीं, रिएक्टेंट लिए गए थे, रिएक्टेंट की सांद्रता ज्यादा है, प्रोडक्ट की सांद्रता कम है, यानी प्रोडक्ट कम मात्रा में बनेगा शुरुआत में और रिएक्टेंट हमारे पास ज्यादा मात्रा में रहेगा। तो जब रिएक्टेंट ज्यादा मात्रा में है तो क्रिया की दर आगे तेज रहेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में तेजी से रिएक्शन होगी और हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, यानी कि अग्र दिशा में हमारा क्रिया का वेग ज्यादा है, ठीक है। जब अभिकारक ज्यादा है तो अग्र क्रिया की दर तेज है। जैसे ही हाइड्रोजन आयोडाइड बना, यानी कि इसका कंसंट्रेशन अभी भी इससे कम है, इसकी मात्रा अभी भी इससे कम है, डिकम्पोज तो हो रहा है, लेकिन बैक रिएक्शन जो होगी वो स्लो होगी, धीरे धीरे होगी, ठीक है। तो अभी अग्र क्रिया की दर ज्यादा है, पश्च क्रिया की दर कम है, लेकिन समय के साथ साथ जब हाइड्रोजन और आयोडीन ये क्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते रहेंगे तो इनकी मात्रा धीरे धीरे घटती जाएगी और हाइड्रोजन आयोडाइड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ेगी। तो जब इसकी मात्रा बढ़ेगी तो बैक रिएक्शन की दर भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि हमारा अग्र डायरेक्शन यानी कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका रेट कम होगा और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है। और एक स्टेट ऐसी आती है, एक अवस्था ऐसी आती है रिएक्शन में कि दोनों ही क्रियाएं एक समान दर से होना शुरू कर देती हैं, यानी कि जिस दर से हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगी, हाइड्रोजन आयोडाइड भी उसी दर से विघटित होकर के फिर से हाइड्रोजन आयोडीन देंगे। दोनों रिएक्शन के रेट इस समय समान हो जाएंगे। तो अभिक्रिया की इस अवस्था को जब अग्रक्रिया और पश्चक्रिया दोनों के रेट समान हो गए हैं, दरें समान हो गई हैं, हम कहेंगे कि अभिक्रिया साम्यावस्था में आ गई है, यानी कि अभिक्रिया की साम्यावस्था ये कहलाएगी, ठीक है। तो अग्रक्रिया और पश्चक्रिया दोनों की दरें जब समान हो गई हैं तब ये अभिक्रिया साम्यावस्था में कहलाएगी, ठीक है। तो ये था रासायनिक अभिक्रिया की साम्यावस्था। उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, शेष टॉपिक अगले वीडियो में लेते हैं। और अगर कुछ दिक्कत है, समझ में नहीं आया हो, कमेंट कीजिए। चैनल नया है सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब
बढ़ाइए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।